तो डेटा टैब की अगर हम बात करें तो डेटा टैब में हमें देखा जाए तो सबसे पहला चीज़ क्या सीखना है? डेटा टैब में हमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीखना है वो सीखना है गेट डेटा। क्या सीखना है? गेट डेटा। अब डेटा जब हम गेट करने की बात करते हैं तो गेट का मतलब हर कोई जानता है या नहीं जानता है? गेट मतलब लाना, हासिल करना, है ना? तो कहीं से अगर डेटा को हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपने एक्सेल शीट के अंदर तो क्या बोलेंगे? डेटा हम गेट कर रहे हैं। अब डेटा गेट कहाँ से कर सकते हो आप? तो डेटा गेट कर सकते हो किसी CSV फाइल से। कहाँ से? CSV का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। जो टेक्स्ट फाइल होता है उसी को CSV फाइल बोलते हैं, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू के। और कहाँ से ला सकते हैं? दूसरे एक्सेल के फाइल से। और कहाँ से ला सकते हैं? डेटाबेस से, MySQL से। MySQL क्या होता है? डेटाबेस। तुम लोग को मैंने पहले भी बताया होगा कि जब अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखना हो, क्या रखना हो? अ स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा रखना हो तो उसे हम कहाँ रख सकते हैं? फाइल में। लेकिन लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा रखना हो तो कहाँ रखते हैं? तुमसे उम्मीद ना। डेटाबेस में। कहाँ रखेंगे? डेटाबेस में। तो फोल्डर में। फोल्डर के ऊपर कभी कुछ लिखती हो? तो मैसेज लिखना हो तो वो तो फाइल पे नहीं लिखती है, उसमें फाइल को रखना है। तो जब हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखना हो तो कहाँ रखेंगे? फाइल में। इवन अभी जो मैं लिख रहा हूँ ये कहाँ रख रहा हूँ? फाइल में रख रहा हूँ। लेकिन इमेजिन करो कि इंडियन रेलवे अपने सारे पैसेंजर्स का, सारे कस्टमर्स का, सारे एम्प्लॉइज का अगर डेटा रखता होगा तो क्या फाइल में रखेगा? नहीं। उसके लिए एक स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस होना चाहिए। और डेटाबेस बनाने और संभालने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसी को बोला जाता है DBMS। क्या बोला जाता है? और तुम लोग के सिलेबस में भी DBMS एक पढ़ना है। नाम जानते हो उसका? MySQL नहीं, MS Access। क्या पढ़ेंगे? MS Access क्या है? डेटाबेस है, DBMS है। DBMS एक सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस को डिज़ाइन और इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब MySQL एक एग्जांपल है किसका? डेटाबेस का। तो एक मोटा सा बात याद रखना है कि अगर हमें स्मॉल अमाउंट ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को रखना हो तो किस में रखते हैं? फाइल। लेकिन अगर हमें लार्ज अमाउंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा को रखना हो तो किस में रखेंगे? ये मोटा सा अंतर याद रहेगा। अब डेटाबेस का एक एग्जाम्पल है MySQL। तो अगर डेटाबेस में डेटा पड़ा हुआ है वहां से डेटा ला सकते हो, या हो सकता है कि वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ हो। कहाँ डेटा पड़ा हुआ हो? वेबसाइट पे डेटा पड़ा हुआ हो, वहां से डेटा लेकर के आ सकते हो आप। नहीं, या आप डेटा आपका मान लो किसी प्रोग्राम के अंदर लिखा गया, जेसन फाइल के अंदर रखा गया है। अब बोलोगे जेसन फाइल क्या होता है? तो जेसन फाइल एक स्पेशल टाइप ऑफ फाइल होता है। ऐसा समझो, ऐसा फाइल जिसको हर जगह रीड किया जा सकता है, जिसको हर कोई रिकॉग्नाइज कर सकता है, वो क्या कहलाएगा? जेसन फाइल, है ना? अब जैसे कि मान लो जेसन फाइल का फायदा ये है कि ओवर द इंटरनेट भी ये एक्सेसिबल है। इसको पाइथन में भी एक्सेस कर सकते हैं, तो जावा में भी कर सकते हैं, तो PHP में भी कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा सीरियलाइजेशन लैंग्वेज जो कि कॉमन फॉर ऑल, जिसमें लिखा गया कोड किसी भी लैंग्वेज के द्वारा क्या किया जा सके? रीड किया जा सके। उसे क्या बोलेंगे आप? कितने देर? तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? जेसन को एक सीरियलाइजेशन लैंग्वेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे यहाँ पे? सीरियलाइजेशन लैंग्वेज होता है। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है जानते हो? जावा
स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन। तो जेसन से डेटा लाना हो या माईएसक्यूएल से डेटा लाना हो या वेबसाइट से, अलग अलग सोर्स से डेटा लाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? गेट डेटा का। अब गेट डेटा वाले सेक्शन के बाद हम बात करें तो लिंक का, लिंक डेटा। अब लिंक डेटा हम करेंगे किसके साथ? एक्सेल फाइल्स के साथ। किसके साथ? एक्सेल फाइल के साथ हम डेटा को क्या करेंगे? लिंक करेंगे। इसके बाद बात करें हम लोग तो नेक्स्ट टेक्स्ट टू कॉलम का। जो इंपॉर्टेंट है वही लिख रहा हूँ, बाकी मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है? टेक्स्ट टू कॉलम का। और टेक्स्ट टू कॉलम के बाद अगर बात करें किसका? फ्लैश फिल का। उम्मीद है ये पहले भी बताए होंगे। और फ्लैश फिल के बाद क्या करेंगे हम? रिमूव डुप्लीकेट का। और रिमूव डुप्लीकेट के बाद फिर क्या करेंगे? डेटा वैलिडेशन का। वैलिडेशन किसका? डेटा वैलिडेशन का। और डेटा वैलिडेशन के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? डेटा कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन का। और डेटा कंसोलिडेशन के बाद फिर क्या करेंगे हम लोग? डेटा मॉडलिंग का। क्या करेंगे? डेटा मॉडलिंग का। और डेटा मॉडलिंग के बाद फिर क्या इसमें आता है? गोल ना? क्या आता है? गोल पक्का। क्या क्या आता है इसमें? तो गोल सीक आता है, सिनेरियो मैनेजर आता है और डेटा टेबल आता है ना। तो सिनेरियो मैनेजर से ही शुरू करते हैं कि गोल सीक से नहीं, गोल सीक से करते हैं। गोल सीक के बाद फिर क्या देखेंगे हम लोग? सिनेरियो मैनेजर की बात कर लेते हैं। उसके बाद किसकी बात कर लेंगे? डेटा टेबल की बात करेंगे। और डेटा टेबल के बाद हम क्या किसकी बात करेंगे? फॉर कास्ट की बात करेंगे। और फॉर कास्ट के बाद फिर किसकी बात करेंगे? सब टोटल। अब अगर इतने ऑप्शन का यूज़ मेरे को आता है अच्छे से तो समझ लेंगे कि हमें क्या आता है? डेटा का सारा ऑप्शन आता है। शुरू किया जाए। हमें क्या करना है? पहले डेटा CSV फाइल से लेकर के आना है। तो कोई CSV फाइल बनाना आता है हम लोगों को? बना के ही बता देते हैं। रन खोलो, रन पे जाके क्या लिखना है? नोटपैड। क्या लिखना है? नोटपैड। अब यहाँ हम कुछ भी डाल सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट नेम डाल दिए, कॉमा डालेंगे, प्रोडक्ट क्वांटिटी डाल देते हैं, प्रोडक्ट रेट डाल देते हैं, चलेगा? हाँ। अब प्रोडक्ट नेम मान लो हमने SDD डाल दिया, प्रोडक्ट क्वांटिटी 12 डाल दिया, प्रोडक्ट रेट हमने 2000 डाल दिया, SST 20 डाल दिया, 3000 प्रिंटर और 6000, ठीक है। उसके बाद हमने सर्वर डाल दिया, सर्वर मान लो हमने 5 लिया, एक सर्वर का कीमत मान के चलो 1 लाख रुपए है, तो 10,000 हुआ है ना शायद। हाँ चलो काफ़ी इतना डेटा। इसको हम क्या कर लेते हैं? सेव करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है सेव करते वक्त कि सेव कहाँ करना है। मान लो डेस्कटॉप पे करना है और यहाँ टेक्स्ट फाइल की जगह पे क्या लोगे? ऑल फाइल्स। और सेव करने का एक निंजा टेक्निक देखो, जब भी सेव करना अपने स्पेसिफिक फॉर्मेट में अगर करना चाहो कि नहीं मुझे यही फॉर्मेट चाहिए, तो डबल कोट शुरू करो और यहाँ फाइल का नाम डालो। जैसे हमें डालना है यहाँ पे product.csv, तो यहाँ product.csv को किस में रखना है? डबल कोटेशन मार्क के। उसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से? सेव। क्या कर लेंगे यहाँ से? सेव कर देंगे। अब ये CSV फॉर्मेट में सेव हो गया होगा। जी हाँ। कहाँ दिख रहा है? कहीं पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट के नाम से बना है,
शायद सबको नहीं दिख रहा होगा, नहीं ना? हाँ हाँ, जब तुमको दिख गया तो सबको दिख जाएगा, क्योंकि जिस एंगल से तुम देख रही हो वो सबसे मुश्किल एंगल है। चलो, ये कौन सा फाइल है? CSV फाइल है, यहाँ से भी चेक कर लिया हमने। अब मुझे उस CSV फाइल से डेटा यहाँ लेकर के आना है। क्या लाया जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए हम लोग डेटा पे चलते हैं और देखना सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन क्या दिखाई दे रहा है, फ्रॉम टेक्स्ट और CSV। क्लिक कर दिया हमने इस पर। अब कहाँ से लाना है इसको? डेस्कटॉप से लाना है। फाइल का नाम क्या रखा है इस पर? product.csv, यही फाइल था ना। ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानते हो, जैसे तुम लोग के दिमाग में एक बात ये भी आ रहा होगा कि वहाँ से कॉपी पेस्ट भी तो कर सकते थे, लेकिन कॉपी पेस्ट करते तो वहाँ तो कॉमा सेपरेटेड था ना, यहाँ तो अलग अलग कॉलम में चाहिए। पहला हर्डल ये आता है। दूसरा हर्डल ये आता है कि जब बाद में उस फाइल में हम कोई बदलाव करते तो यहाँ क्या अपडेट हो जाएगा? तो अब सवाल आता है कि क्या अब अभी के केस में हो जाएगा? बोलेंगे हाँ। अगर उस CSV फाइल में कोई चेंजेस करेंगे तो चेंजेस कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा? हमारा एक्सेल फाइल में। तो अभी चेक कर लेते हैं। अब ये कह रहा है कि कॉमा सेपरेटेड अगर हमने लिया है, डेलीमीटर का मतलब क्या होता है? सेपरेटर। डेलीमीटर मतलब सेपरेटर। तो यहाँ एज अ डेलीमीटर क्या यूज हुआ है? कॉमा। क्या कर देना है? ट्रांसफॉर्म करना है कि लोड करना है? यहाँ 3 ऑप्शन है। कैंसिल तो करेंगे नहीं, कैंसिल करने के लिए यहाँ तक नहीं आए थे। ट्रांसफॉर्म करें या लोड करें? अंतर क्या है दोनों में? देखो, ट्रांसफॉर्म तब किया जाता है जब इस डेटा में कोई एरर हो या डेटा अनक्लीन हो, मुझे इसको क्लीन करना हो, या मुझे अभी ही कुछ प्रोसेस करके नया डेटा इसके बेस पे तैयार करना हो, तो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और अगर हम देख रहे हैं कि सारा डेटा हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में है, तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? लोड करेंगे तो एक्सेल में ये डेटा हमारा लोड हो जाएगा। और ट्रांसफॉर्म जैसे ही करेंगे तो हमें एक स्पेशल एप्लीकेशन के अंदर ये डेटा ओपन करके देगा, और उस स्पेशल एप्लीकेशन का नाम होता है क्या? कौन बताएगा? कोई पढ़ा है तो में से? नहीं, पावर क्वेरी। क्या नाम होता है उसका? पावर क्वेरी। तो जैसे हम ट्रांसफॉर्म करेंगे, दोनों तरीका दिखा दे रहा हूँ, ठीक है? पहले लोड करके दिखा दूँ? चलो पहले डायरेक्ट लोड करते हैं। जैसे ही हमने लोड किया, आपको यहाँ से दिख रहा होगा कि हमारे पास वो प्रोडक्ट आ गया पूरा का पूरा। अब अगर हम उस CSV फाइल में कोई मॉडिफिकेशन करेंगे तो यहाँ अपने आप हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो? क्या लगता है निशा? हो जाएगा चेंजेस करने पे? चेक किया जाए? चलो ओपन करते हैं हम लोग इसको नोटपैड में। और हमने अभी तक कितना यहाँ पे देखा है? सर्वर तक है ना। सर्वर के बाद मैं यहाँ पे एक राउटर की एंट्री कर रहा हूँ, और राउटर हमने 6 डाला, और एक राउटर का कीमत है मान लो 70,000। और इस फाइल को मैंने क्या कर दिया? सेव। वापस आता हूँ यहाँ पे और देखो तो कोई चेंजेस हुआ है? अभी चेंजेस हुआ है कुछ? तो मुझे बस यहाँ करके क्या करना पड़ा? रिफ्रेश करना पड़ा। अब सोर्स में जब भी कोई मॉडिफिकेशन करेंगे वो सारा मॉडिफिकेशन यहाँ अप्लाई। क्या? तो पहला फायदा तो समझ में आ गया होगा। तो अभी डेटा मैंने कहाँ से लाना सीखा? CSV फाइल से लाना सीखा ना। तो डेटा फ्रॉम CSV, ऐसा कर दूं? डेटा फ्रॉम CSV, ये CSV से डेटा मैंने लेकर के आया। अब मुझे डेटा कहाँ से लाना है? एक्सेल फाइल से डेटा लाना है। क्या ला सकते हैं हम? हाँ बिल्कुल ला सकते हैं। छोड़ दें, तुम लोग खुद से ला के दिखाओगे? हम नेक्स्ट ऑप्शन बता देते हैं। क्या बोलते हैं? खुद से भी कुछ ट्राई करना चाहिए। एक्सेल से डेटा लाना कोई मुश्किल है ही नहीं। देखो, गेट डेटा पे जाना, फ्रॉम फाइल पे जाना, यहाँ एक्सेल का ऑप्शन दिखा, बस इस पर क्लिक कर देना है।
अब एक्सेल का फाइल भी तो होना चाहिए अपने पास, तो एक्सेल का फाइल ही तो है, बहुत सारा फाइल है हमारे पास। मान लो डे बुक को ही ओपन करके देखते हैं, इसमें शायद कुछ डेटा मिल जाए काम का। सेल्स रजिस्टर मिला, कुछ खास नहीं है, ये है नहीं। अब देखो यहाँ भी दोनों ऑप्शन आ रहा है, लोड आउट ट्रांसफॉर्म डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे हम ट्रांसफॉर्म डेटा करेंगे तो ये हमें पावर क्वेरी विंडो में लेकर के जाएगा। कहाँ लेके जाएगा? पावर क्वेरी विंडो। एक्सेल से अलग एक एप्लीकेशन है, दिख भी रहा होगा, पावर क्वेरी एडिटर दिख रहा है यहाँ पे। इस पावर क्वेरी में आकर के हम इस डेटा पे जो भी प्रोसेस करना चाहें वो कर लेंगे, और सारा प्रोसेस करने के बाद फिर क्या करेंगे? क्लोज एंड लोड। क्या करेंगे? क्लोज एंड, तब ये डेटा लोड। तो ये मैंने डेटा कहाँ से लाना सीखा? मैं अग्री कर रहा हूँ ये डेटा मीनिंगफुल नहीं है, बस लाने का प्रोसेस दिखा रहा हूँ अभी, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग ये वाला, ये ज़रा इम्पोर्टेंट है। हालांकि तुम लोग इसका प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे अभी, ना तो उस लेवल तक पढ़े हैं आप लोग, और ना यहाँ पे पहले से डेटाबेस बना हुआ किसी सिस्टम पे मिलेगा आपको। तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये बताने का भी कुछ मतलब बनता है, लेकिन चलो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं इसलिए डाल देते हैं, खुद से देखना एक बार कर। डेटाबेस जैसे कैसे एक्सेल एक एप्लीकेशन है ना, डेटाबेस को बनाने या संभालने के लिए एक एप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं MySQL। क्या बोला जाता है? पहले दिखा दे रहा हूँ मैं। MySQL मैंने ओपन किया, यहाँ से कर लूँ, क्लिक किया, MySQL ओपन हुआ। अब ये मेरे से कुछ मांग रहा है, क्या मांग रहा है ये? पासवर्ड। तो हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। इसके बाद क्या हुआ? हम लॉगिन कर गए। कहाँ लॉगिन कर गए? MySQL के सर्वर के ऊपर। अब जैसे ही मैंने MySQL सर्वर के ऊपर लॉगिन किया, अब मुझे यहाँ पे MySQL सर्वर के ऊपर जो डेटा रखना होता है, वो जिस कंटेनर के अंदर रखते हैं उसको बोलते हैं डेटाबेस। क्या बोलते हैं? डेटाबेस। तो मुझे देखना है कि यहाँ कोई डेटाबेस है पहले से बना हुआ, तो इसके लिए कुछ कमांड देना पड़ेगा। तो लिखना होता है शो डेटाबेसेस। क्या लिखना होता है? शो डेटाबेसेस। जैसे ही हमने लिखा शो डेटाबेसेस, क्या हुआ? इसने बताया कि हाँ ये सारे डेटाबेस यहाँ पे पहले से बना हुआ है, हबनेट है, MySQL है और वर्ल्ड है वगैरह वगैरह, है ना। अब देखते हैं कि हबनेट के अंदर कुछ है, कैसे चेक करेंगे? तो हबनेट को ओपन करेंगे, मान लो एक पैक डब्बा मिला, अब देखना है कि उस डब्बे में क्या है, तो डब्बे को क्या करना पड़ेगा? खोलना पड़ेगा। तो ऐसे ही हबनेट को क्या करना होगा? अब किसी डेटाबेस को ओपन करने के लिए भी कुछ क्वेरी लिखना होगा, कमांड लिखना पड़ेगा। तो लिखना होता है यूज़ और डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम क्या है? हबनेट। अब अगर हम देखना चाह रहे हैं कि इसके अंदर, देखो डेटाबेस समझ लो कि एक क्या है? कमरा है। अब उस कमरे के अंदर कहीं भी तो कपड़ा नहीं डालोगे ना, उसके लिए प्रॉपर क्या होना चाहिए? एक स्ट्रक्चर होना चाहिए। अब वो अलमीरा, वो स्ट्रक्चर क्या कहलाता है यहाँ पे? टेबल। क्या कहलाता है? टेबल। अब मुझे देखना है इसके अंदर कितने टेबल्स हैं, तो क्या बता रहा है? तो बड़ा दुख की बात है, यहाँ पे कोई टेबल नहीं, तो टेबल बनाना पड़ेगा अभी के लिए। तो टेबल बनाने के लिए भी कुछ लिखना पड़ेगा, कुछ कमांड, कुछ क्वेरी बोलेंगे। हाँ, क्या लिखना होगा? क्रिएट टेबल। टेबल का नाम क्या रख दें? यूजर्स। अब यूज़र में क्या क्या फील्ड होगा? फील्ड समझते हो ना, कैसे हम लोग प्रोडक्ट में प्रोडक्ट क्वांटिटी लिखते हैं ना, वो क्या है? फील्ड है। वैसे ही यहाँ पे यूजर्स नाम का जो टेबल बनेगा, उसमें क्या क्या फील्ड होगा? तो फील्ड होगा नेम और पासवर्ड। क्या होगा? डाल दें, या यूज़र आईडी, और क्या देना चाहिए? पास यूज़र आईडी। अब क्या होगा? varchar। अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग का टेंशन बढ़ेगा, यूज़र आईडी varchar क्यों लिखा गया? यूज़र आईडी तो ये समझ लो ऐसा, ये टेबल बनेगा जिसके एक कॉलम का नाम क्या रहेगा? यूज़र आईडी रहेगा, है ना, और दूसरे कॉलम का नाम क्या रहेगा? पासवर्ड रहेगा, और यहाँ डेटा इसके अकॉर्डिंग डाला, राइट।
लेकिन इसमें जो डेटा डाला जाएगा, यूज़र आईडी डाला जाएगा, वो कम से कम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो वही मैंने यहाँ पे साइज बताया है 20, मतलब यूज़र आईडी मैक्सिमम कितने कैरेक्टर का हो सकता है, 20 कैरेक्टर का हो सकता है। अब क्या दो बंदे का यूज़र आईडी सेम भी हो सकता है? एक ही कंपनी में या एक ही क्लासरूम में दो स्टूडेंट का रोल नंबर सेम हो सकता है या नहीं? तो यहाँ भी हमें इस तरह का कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने हैं कि आईडी रिपीट ना हो। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन जो लगाना होता है इसको बोलते हैं प्राइमरी की। क्या बोलते हैं? प्राइमरी की। अगर हमने प्राइमरी की लगा दिया, इसको बोला जाता है कॉन्स्ट्रेंट या रुकावट या रिस्ट्रिक्शंस। तो अब दो बंदे का यूज़र आईडी सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नहीं। हाँ, क्या बनाते थे? एग्जैक्टली, हाँ। तो प्राइमरी की क्यों लिख रहे हैं हम? ताकि दो बंदे का यूज़र आईडी क्या ना हो, सेम ना हो। अब यूज़र आईडी के बाद फिर क्या देना है? पासवर्ड। पासवर्ड के लिए क्या लिखना होगा? पासवर्ड भी क्या होगा? वेर कर कितने का पासवर्ड हो सकता है? 20 कैरेक्टर का हो सकता है क्या? उससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, पासवर्ड किसी का ब्लैंक हो सकता है क्या? या पासवर्ड किसी का ब्लैंक नहीं हो सकता है, तो यहाँ क्या लिख देना है? नॉट नल। टेबल बन गया। अब अगर हम करते हैं शो टेबल्स, तो यहाँ पे वो एक टेबल दिख रहा है, लेकिन अब देखना है कि टेबल अभी खाली है कि खाली टेबल बिल्कुल ऐसा दिखेगा। टेबल खाली होगा कि इसके अंदर रिकॉर्ड होगा? अभी रिकॉर्ड देखने के लिए लिखना होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम। तो अभी क्या बता रहा है? एम्प्टी क्यों बता रहा है? इसके अंदर कोई रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड डालना पड़ेगा। ये हम लोग कहाँ फंस गए? छोटा सा काम एक्सेल का करना था, पूरा काम किसका करना पड़ रहा है? MySQL। कितने लोग को पल्ले पड़ रहा है? ये जो भी काम करना होता है MySQL में, वो सब मुझे यहाँ क्वेरी लिख करके करना पड़ता है। हाँ, हालांकि CMD का बड़ा भाई है। CMD में कमांड छोटू सा लिखना पड़ता था, यहाँ पूरा वो कमांड लिखते थे। इसको कमांड नहीं बोला जाता है, इसको क्वेरी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वेरी बोला जाता है। क्वेरी क्या होता है? तो क्वेरी एक एक्सप्रेशन होता है जिसमें मल्टीपल कमांड्स को हम लोग मिला के। लेकिन इतना समझ लो कि अगर हमें IT फील्ड में रहना है, तुम तो BCA कर रही हो स्पेशली, तो तेरे लिए तो MySQL पढ़ना मैंडेटरी है, ऑप्शनल है ही नहीं। और तुम लोग में से भी अगर जो लोग आगे जा करके डेटा एनालिस्ट बनना चाहेगा, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहेगा, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना चाहोगे, तो इन सारे प्रोफाइल के लिए आपको डेटाबेस का नॉलेज होना चाहिए। बिकॉज सीधी सी बात है, एकदम मोटी सी बात, कि कंप्यूटर में डेटा या तो फाइल के रूप में रहेगा या डेटाबेस में। अब डेटाबेस के रूप में तो तभी होगा ना जब डेटाबेस हमको बनाना और संभालना है, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और जितने भी कंपनी का डेटा आपको देखने को मिलता है, या जो भी फैसिलिटी आपको मिलता है, वो सब कुछ, अब जैसे सोचो ना, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, जितने भी आप यूज़ करते हो शॉपिंग साइट, उसका डेटा कहाँ रहता होगा? फाइल में, डेटाबेस। तो कोई तो संभालता होगा, कोई तो बनाया होगा। तो अगर हमें भी उस लेवल तक के लिए सोचना है तो क्या सीखना पड़ेगा? डेटाबेस। हाँ, एक बार में नहीं होगा। अब इसको करने का दो तरीका है, या तो समय दें या पैसा दें, या दोनों दें। अगर पैसा नहीं देना चाहते तो हबनेट के चैनल पे जाओ, वहाँ पे लिखना MySQL by हबनेट पटना। MySQL का पूरा ट्यूटोरियल मिल जाएगा, बिल्कुल एडवांस लेवल तक का। समय देना पड़ेगा सीखने के लिए। लेकिन क्या दिक्कत है, जितना देर में रील्स देखेंगे, अगर SQL का क्वेरी देख लेंगे तो काम आ जाएगा। क्योंकि खाली एक्सेल सीख के मज़ा नहीं है। एक्सेल के बाद अगर तुम लोग क्या सीखो, पावर BI और MySQL, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से कुछ बड़ा बना सकते हो, बड़ा कर सकते हो।
आपका प्रोफाइल अपग्रेड हो सकता है। चलो ये तो बातें होती रहेंगी, अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्या करना है। अभी कोई रिकॉर्ड नहीं दिखा, तो रिकॉर्ड तो डालना ही पड़ेगा कि बात करने से रिकॉर्ड डल गया, नहीं, रिकॉर्ड डालना होगा। कैसे डालेंगे? इंसर्ट इनटू, ये भी एक क्वेरी क्या कह रहा हूँ मैं कि इंसर्ट कर दो रिकॉर्ड्स को किस में, इनटू मतलब किस में, तो किस में करना है मुझे, यूजर्स, टेबल का नाम यूजर ही था ना, तो हमने बोला इंसर्ट कर दो किसके अंदर, यूजर्स के अंदर। अब क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज को। अब वैल्यूज में क्या डालेंगे हम ये बताओ, तो वैल्यूज में क्या डाल दिया जाए, यूजर आईडी। अब यूजर आईडी क्या डालते हैं हम, टॉम। अब टॉम के लिए पासवर्ड क्या रखना है, abc@123, कॉमा, और भी कोई डालना है तो टॉम के बाद एक सॉम ले लेते हैं, xyz@123। 2 रिकॉर्ड डाल दिया मैंने, एक रिकॉर्ड और डाल देता हूँ, टॉम सॉम डिक, और डिक के लिए हमने क्या रखा, pqr@123, लास्ट में सेमीकोलन। कितना रिकॉर्ड हमने डाल दिया। अब अगर मेरे को देखना है कि रिकॉर्ड इसमें डला या नहीं, तो क्या लिखेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, कहाँ से देखना है, यूजर्स। तो यूजर्स में कितना रिकॉर्ड डाला हुआ है, 3 रिकॉर्ड डाला हुआ है, हो गया, रिकॉर्ड डाल दिए। अब इतना तामझाम इसलिए करना पड़ा मेरे को कि मुझे यहाँ एसक्यूएल से डेटा लाके दिखाना है। अब डेटा कैसे लेकर के आएंगे, डेटा पे आ जाएंगे, यहाँ हम गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम डेटाबेस दिखाई दिया आप लोग को। आप डेटाबेस में देखना कहीं MySQL दिखाई देगा तो हमको भी बताना, दिखाई दिया, देखो यही है क्या, तो हम फ्रॉम MySQL डेटाबेस पे क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ कुछ एरर थ्रो कर रहा है, दिस कनेक्टर रिक्वायर 1 or more additional components to be installed before it can be used। अब डायरेक्ट अभी यहाँ से क्या नहीं करने दे रहा है, कनेक्ट करने नहीं दे रहा है। अब जब भी किसी 2 एप्लीकेशन को जोड़ने की बात आती है, तो 2 एप्लीकेशन को जो जोड़ने के लिए मेरे को चाहिए उसको क्या बोलते हैं, कनेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कनेक्टर बोला जाता है। तो कैसे आप डेटा ला सकते हो, ये तो ये हम लोग को बता रहा है कि यहाँ से आप डेटा लेकर के आ सकते हो, क्या यही ना। और जब एसक्यूएल से लाना होगा तो इस तरीके से आप डेटा लेकर के आ सकते हो, यही बात है ना। लेकिन अभी एसक्यूएल से डेटा लाने में क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्या कह रहा है कि कनेक्टर नहीं है। अब सवाल है कि कनेक्टर क्या होता है, तो सीधा समझना ही है कि कनेक्टर कहते हैं वैसे एप्लीकेशन को जो 2 अलग अलग प्रोग्राम को, 2 अलग अलग एप्लीकेशंस को कनेक्ट करता है। अब जैसे कि MySQL एक अलग एप्लीकेशन है और एक्सेल एक अलग एप्लीकेशन है, और इन दोनों एप्लीकेशन को जो कनेक्ट करेगा उसको क्या कहेंगे, कनेक्टर बोलेंगे। तो हमारे पास MySQL का कोई कनेक्टर अभी इंस्टॉल्ड नहीं है, ऐसा कहना है एक्सेल का। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं अभी क्या कनेक्ट करने के लिए, तो एक एरर थ्रो कर दे रहा है, दिस कनेक्टर रिक्वायर 1 or more additional components to be installed। मतलब यहाँ अभी ये काम हम नहीं कर सकते, हमें इसके लिए क्या करना होगा, कनेक्टर। अब कनेक्टर इंस्टॉल करने का प्रोसेस और थोड़ा जटिल है, 7 बज जाएगा, तो इसको रहने दो अभी, कल इसको हम बता देंगे। अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो इंपोर्ट करना सिखा देंगे। इंपोर्ट करने के पीछे बस अब 2 स्टेप और था, एक हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना होता है और एक टेबल सेलेक्ट करना पड़ता, बस। अगर कनेक्टर इसमें रहता तो अलग अलग सोर्स से डेटा लाना, सबसे ज़्यादा डेटा जो हम लोग लाते हैं वो CSV फाइल से, एक्सेल फाइल से और MySQL से लाते हैं। अभी हम सिखला देते हैं आप लोगों को कि कैसे लिंक करेंगे 2 फाइल्स को। लिंक करना सीख लिया जाए, ये तो पहले भी बताए थे आप लोग को शायद, कि अलग अलग एक्सेल का फाइल है उसको एक मास्टर फाइल के साथ क्या कर दो, लिंक कर दो। शायद ये कल समझाए भी थे आप लोग को, याद है आप लोग को कि नहीं। मैंने ये बोला था कल आपसे कि मान लो एक्सेल का एक फाइल है
एक्सेल का एक दूसरा फाइल है, मतलब दूसरा वर्कबुक है। एक्सेल के फाइल को क्या बोलते हैं? वर्कबुक ही ना बोलते हैं, ये कुछ और बोला जाता है? नहीं। तो एक्सेल का हमारे पास 3 वर्कबुक है, मान के चले। मान लो कि एक एक्सेल का हमारा बुक 1 है, क्या बोल सकते हैं इसको हम? बुक 1। ये एक्सेल का क्या है हमारा? बुक 2 है। और ये क्या है? बुक 3 है। चलेगा? ये 3 बुक है हमारे पास। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? अलग अलग क्या है इसके अंदर? अलग अलग शीट है। अब ऐसा जितना मैं दिखाऊं समझ लो उसको क्या है ये शीट है। तो टोटल कितना शीट मैंने दिखाया? 2 शीट इसके अंदर है। इसके अंदर भी क्या है? 1 शीट है और 2 शीट है। 2 शीट है, चलेगा? अब हम चाहते हैं क्या, वो समझिए कि जो बुक 3 है मेरा, B3 है, इसको मैं लिंक कर दूं इसके साथ। मतलब हमारे पास यहाँ भी क्या होना चाहिए? यहाँ हमारे पास 4 शीट है। कितना शीट है? 4 शीट है। शीट है। अब ये वाला जो शीट है वो किसके साथ लिंक कर दो? इसके साथ लिंक कर दो। उसी तरीके से ये वाला जो शीट है वो किसके साथ लिंक रहे? इस शीट के साथ लिंक हो जाए। उसी तरीके से ये वाला जो शीट है B2 का, वो B3 के 3rd शीट के साथ लिंक हो जाए। और ये वाला जो है B2 का जो 2nd शीट, वो B3 के 4th शीट के साथ लिंक हो जाए, ताकि अगर इन सीट्स में हम कोई भी एंट्री करें वो ऑटोमेटिकली B3 में क्या होता जाए? अपडेट होता है। कैसा किया हमने कभी? करके देख लिया जाए। तो ऐसा करने के लिए हमारे पास पहले से कुछ फाइल इस टाइप का होना चाहिए। अब देख लेते हैं, अगर मिल गया तो गुड, नहीं मिला तो फिर करना पड़ेगा। ऐसे आई थिंक सो होना चाहिए। जैसे B1 के नाम से है फाइल। चलो बहुत बढ़िया, काम बन गया अपना। B1 में कुछ हमारे पास डेटा है ना? हाँ है। तो वैसे ही मेरे पास क्या होगा? आई थिंक B3 होगा, B2 होगा। B2 में भी कुछ डेटा है हमारे पास पड़ा हुआ। चलिए बढ़िया। अब इन्हीं दोनों को मिला के हमें क्या एक तीसरा फाइल बनाना था, दैट इज B3। कर दिया जाए। इसके लिए रन खोलना है। मुझे क्या लिखना होगा? एक्सेल। क्या करता हूँ मैं? और इस फाइल का नाम मैंने क्या रखा? सेव करता हूँ, डेस्कटॉप पे ही चलता हूँ और नाम क्या रख दिया जाए इसका? B3। जैसा एग्जाम्पल था उसी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। अब लिंक कर लिया जाए। कैसे लिंक करेंगे बताओ? यही तो सीखना है। क्या करेंगे हम? यहाँ से हम लोग क्या देखेंगे? तो देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के लिए हमें चलना होगा एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, और इस एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे जाने के बाद ब्राउज फॉर मोर पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? ब्राउज फॉर मोर। और इसके बाद कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप। और यहाँ से क्या लेंगे? B1। और फिर क्या कर लेंगे? ओपन। अब B1 के कौन सा शीट का डेटा लाना है मुझे? यहाँ मान लो सेल का ही डेटा लेकर के आना है, तो ओके कर लें। अब जब डेटा लेकर के आओगे तो देखो यहाँ इंपोर्ट डेटा का एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है। बोल रहा है कि डेटा को किस फॉर्मेट में लेना है, टेबल में, पिवोट टेबल में, पिवोट चार्ट में, या सिर्फ अभी करेक्शन बना के छोड़ देना, बाद में डेटा लेके आएंगे। अभी डेटा नहीं लाना है। नहीं, मुझे डेटा अभी लेकर के आना है। उसके बाद क्या कर देता हूँ? ओके। अब देखो डेटा आ गया क्या यहाँ पे?
ये किसके साथ लिंक है? B1 किसके साथ? B1 के साथ। B1 से ही लाए हो ना? ये किसके साथ लिंक है? और बुक 1 ऐसा कर दो, B1 तो नहीं दे सकता हूँ, बुक 1 दे सकता हूँ। अब B1 क्यों नहीं दे सकता? B1 नाम होता है ऑलरेडी, सेल का एड्रेस होता है। अब यहाँ से आ जाते हैं, बुक 2 के साथ मुझे लिंक करना है। क्या करना पड़ेगा? एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? ब्राउज मोर पे जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप पे जाएंगे, और क्या ले लेंगे इस बार? B2 लेंगे और ओपन। यहाँ मान लो स्टूडेंट का डेटा लेकर के आ जाता हूँ, ओके कर लें, और अगेन ओके। अब देखो स्टूडेंट का डेटा आ गया यहाँ पे। अब क्या ये लिंक है दोनों के साथ? बोलेंगे हाँ बिल्कुल। जैसे स्टूडेंट के डेटा में देखा जाए तो मेरे पास कितना रिकॉर्ड है अभी? अमन तक का। और अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये डेटा कहाँ से लेकर के आया हूँ मैं? बुक 2 से, और ये बुक 1 के साथ लिंक है। अब मान लो बुक 1 में कोई हम चेंजेस करते हैं नॉर्मल सा। अब जैसे मैंने इसको सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया, और ये तो बुक 1 नहीं, बुक 2 दिखाई दे रहा है। हम इसको बंद कर देते हैं और यहाँ से ओपन किसको कर लेते हैं? बुक 1 को। ओपन हो गया। अब इसमें हम चेंजेस क्या करते हैं? शीट 1 से डेटा लेके आए थे ना, तो इसमें अभी कितना रिकॉर्ड दिख रहा है मेरे को? प्रिंटर तक दिखाई दे रहा है ना। प्रिंटर के बाद मैं यहाँ पे राउटर जोड़ दे रहा हूँ, और राउटर हमने कितना खरीदना है? 6 पीस खरीद लेना है। राउटर का प्राइस क्या रहेगा? 60,000 रहेगा। चलो, इतना चेंजेस करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर लिया। अब अगेन मैं आता हूँ कहाँ पे? B3 पे। अब इनेबल कंटेंट। अब क्या ये चेंज हुआ है? नहीं हुआ है। तो डेटा में जाएंगे, क्या करेंगे? रिफ्रेश। क्या करेंगे? रिफ्रेश। क्या यहीं से आया था डेटा? अगर आया होगा, रिफ्रेश ऑल करेंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाना चाहिए। अपडेट हुआ है ये? नहीं, अपडेट नहीं हुआ। एक चीज़ और कर सकते हो, इसका प्रॉपर्टीज में भी चेंजेस कर सकते हो कि जब ये डेटा सेलेक्ट करें, है ना, कनेक्शन प्रॉपर्टीज, और हम चाहते हैं रिफ्रेश भी कर ले, जब ओपन करें तो अपने आप पे क्या हो जाए? रिफ्रेश हो जाए। और रिफ्रेश हर 1 मिनट पे होना चाहिए। ये हमने सेटिंग भी इसका कर दिया। सेव कर लेता हूँ, एक बार देख लेना पड़ेगा इसमें कितना है? 3, 5 रिकॉर्ड है। अब एक चीज़ मिला के देख लेना पड़ेगा कि उसी फाइल के साथ है या कुछ गड़बड़ है। B1 में 3, 5, अब टोटल कितना हो गया है? 6 ना। क्या करता हूँ? इसको सेव कर देता हूँ। इसको हमने यहाँ से क्या कर दिया? सेव कर दिया। सेव करने के बाद बंद कर लेते हैं। अब दोबारा चलते हैं फाइल पे, और किसको ओपन कर लेंगे? B3 को। डेटा पे आ जाते हैं, क्या कर लेंगे? यहाँ से रिफ्रेश करेंगे। कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है ये समझना पड़ेगा। हो सकता है गलत शीट के साथ हम कनेक्ट करके रखें, मतलब हम डेटा किसी और में अपडेट कर रहे हैं और कनेक्ट किसी और से किए हुए हैं। ये भी तो हो सकता है। कैसे देखेंगे इस चीज़ को? दोबारा आ जाते हैं हम एग्जिस्टिंग कनेक्शंस पे। कहाँ जाएंगे? ब्राउज मोर डेटा पे आ जाएंगे, फिर कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप पे जाएंगे, और क्या लेंगे यहाँ पे? B1 से डेटा लाए थे ना, B1, और B1 में कहाँ से डेटा उठाए थे? ओहो, गलती हम कर रहे हैं। डेटा कहाँ से लाए हम? ये कुछ मॉडल बना हुआ था, वहाँ से लाए थे। ये यहाँ मेरे को क्या लेना चाहिए था? शीट 1 लेना चाहिए था। क्या लेना चाहिए? शीट 1 लेना चाहिए। ओके, अब यहाँ ऑलरेडी कर्सर मेरा है, तो कर्सर यहाँ रख लो, और उसके बाद फिर वही काम रिपीट करता हूँ मैं दोबारा से। ब्राउज, कहाँ चलेंगे? डेस्कटॉप, और क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग? B1। बाय दैट क्यों नहीं हो पाया था? समझ में आया आप लोगों को कि बताना होगा वापस से? हमने गलत सीट से लिया हुआ था। यहाँ राउटर आया। अब आपको एक चीज़ कंफर्म और करवा देता हूँ मैं, और वो कंफर्म करवाने के लिए मैंने इसको क्या करा, ये वाला फाइल को मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, और दोबारा ओपन कर लेता हूँ किसको? B1 को।
अब P1 में राउटर के बाद मैं यहाँ पे क्या डालने वाला हूँ, सर्वर डाल दूँ 10 80,000 और इसे क्लोज कर दिया। तो ये सर्वर भी आ जाना चाहिए वहाँ पे कि नहीं आ जाना चाहिए। मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया और दोबारा क्या कर लिया, B3 को ओपन किया। क्या कर लेंगे यहाँ से, इसके बाद रिफ्रेश। कुछ समझ में आया? तो काम तब भी कर रहा था लेकिन गलत शीट के साथ उसको क्या कर दिया गया था, लिंक किया था मैंने, इसलिए गड़बड़ था और कोई दिक्कत नहीं। तो ये कर लोगे यहाँ तक, लिंक तक। बाकी चीज़ें कल करवाएं। क्लोज कर देते हैं, सेव भी कर देते हैं इसको B3 के नाम से। तो देखो आज हमने गेट डेटा देखा, लिंक डेटा देखा, टेक्स्ट टू कॉलम आई थिंक सो आता ही होगा आप लोग को, फ्लैश फिल भी आता ही होगा, बेसिक चीज़ है। रिमूव डुप्लीकेट्स का 2-3 तरीका बता देंगे। ये पूछा जाता है इंटरव्यू में भी कि अगर डुप्लीकेट डेटा है तो उसको कैसे रिमूव करोगे, कैसे हाइड करोगे, है ना। मतलब डुप्लीकेट डेटा पे काम करने को आपको दिया जाएगा, कैसे उसको मैनेज करोगे आप देखो। तो ये लिस्ट तो कम से कम बन गया है ना तुम लोग का। मंडे को कंप्लीट करवाते हैं इसमें।